मेरे प्यारे छात्र, नवी कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम अध्ययन किए थे कि चेरापूंजी से आयामों नामक पाठ। चेरापूंजी से आयामों नामक पाठ यह चिरापूंजी के प्रादेशिक प्रदेशों के बारे में वर्णन किए हैं। इसके प्रश्नोत्तर तथा शब्दार्थों इन सभी विचारों के बारे में अध्ययन किए। व्याकरण के बहुत महत्वपूर्ण अंश मानने वाले संधि नामक विचारों के बारे में अध्ययन करने वाले। संधि व्याकरण का बहुत महत्वपूर्ण अंश मानने वाले संधि यह हम सब के लिए अत्यंत अनिवार्य मानते हैं। संधि जो यह विषय में आखिर क्या क्या आते हैं, इन सभी विचारों के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। बच्चों, संधि का अर्थ है मेल। यहां दो वर्णों का जो मेल होते हैं, याद रहना है, दो वर्णों का मेल होते हैं। यह दो वर्णों का या नहीं तो अक्षरों का मेल होने से विकार होते हैं, उसे संधि कहलाते हैं। आपको एक और बात कह देता हूं, दो वर्णों या अक्षरों के मेल से होने वाले विकार को, दो वर्ण या दो अक्षरों के मेल से होने वाले विकार को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जब दो वर्ण आपस में जुड़ते हैं तो एक नया रूप ग्रहण करते हैं। वर्ण मेल से इसी प्रक्रिया को संधि कहते हैं। वर्ण मेल के इसी प्रक्रिया को हम संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से उनके मूल रूप में जो परिवर्तन या विकार होता है उसे संधि कहते हैं। संधि में कितना प्रकार है? संधि में हमें जानना है तो तीन प्रकार है। तीन प्रकार है। तीन प्रकार है। पहला वर्ग है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। याद रखना है, तीन प्रकार में स्वर संधि यहां स्वरों के मेल होते हैं, व्यंजन संधि यहां व्यंजनों के मेल होते हैं, विसर्ग संधि यहां विसर्गों के मेल होते हैं। याद रहना है, स्वर संधि में स्वर या स्वर से मेल होना है। व्यंजन संधि में स्वर या व्यंजन नहीं तो व्यंजन से मेल होना है। विसर्ग संधि में विसर्ग और स्वर, विसर्ग और व्यंजन, इनके जो मेल से होने वाले संधि को हम यह संधि प्रकार कहते हैं। तीन प्रकार है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि है। ये तीनों प्रकार भी आपको महत्वपूर्ण है। उसमें स्वर संधि आपको सबसे महत्वपूर्ण कहलाते हैं। स्वर संधि में कितना प्रकार है? यह स्वर संधि के लिए 5 प्रकार है। 5 प्रकार है। संधि में 3 प्रकार है। 3 प्रकार में स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इस स्वर संधि में आपको 5 प्रकार देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ 5 प्रकार आखिर कौन कौन सा है वह हम देखेंगे। व्यंजन संधि में कितना प्रकार है? आपके लिए व्यंजन संधि के लिए प्रकार नहीं है। विसर्ग संधि में कितना प्रकार है? विसर्ग संधि के लिए भी प्रकार नहीं है। इस तरह आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। व्यंजन संधि में आप व्यंजन शब्दों के यहाँ देख सकते हैं। कन्नड़ में आपको जब स्वसुस्व अनुनासिक ये सभी संधि आपको मिलते हैं। विसर्ग संधि के लिए भी प्रकार मिलते हैं। लेकिन हमारे हिंदी में आपके लिए इतनी जो कठिनाई नहीं आते हैं। स्वर संधि में केवल 5 प्रकार है। यह स्वर संधि में प्रकार जो भी यहाँ 5 प्रकार का जो भी उदाहरण स्वर संधि के लिए दिया तो भी वह सही माना जाता है। ये आखिर यह 5 प्रकार कौन कौन सा है? पहला वन है दीर्घ संधि, दूसरा वन है गुण संधि, तीसरा वन है वृद्धि संधि, चौथा वन है गैर संधि, पांचवा वन है अयाजी संधि। आपको याद रहना है, संधि में कितना प्रकार है? 3 प्रकार। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि में कितना प्रकार है? 5 प्रकार है। 5 प्रकारों में दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाजी संधि। आप इतना संधि तो कन्नड़ में अध्ययन किए हैं,
लेकिन अयाद संधि ओनली आप हिंदी में अध्ययन करने वाले हैं। आपको यहाँ नया जो विचार है प्रकारों के बारे में अध्ययन करना है तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, हठ संधि, अयाद संधि, ये सभी आपको मालूम रहना है। आपको पेज नंबर 47 में देखिए स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ऐसे 3 प्रकार दिए हैं। आखिर स्वर संधि क्या है इसके बारे में देखिए तो दो स्वरों के मेल होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहलाते हैं। दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहलाते हैं। एक और जो डेफिनेशन आप कहते हैं तो जब दो स्वर आपस में मिलकर एक नया रूप धारण करते हैं उसे स्वर संधि कहलाते हैं। दो स्वर आपस में मिलकर एक नया रूप धारण करते हैं उसे स्वर संधि कहलाते हैं। स्वर संधि में 5 प्रकार है। वह है दीर्घ संधि, पहला वाला गुण संधि, दूसरा वाला वृद्धि संधि, तीसरा वाला यड संधि, चौथा वाला अयाद संधि, पांचवा वाला। यस ओके बच्चों, यह संधि के बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। अंत में हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी हासिल करेंगे। टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं यहाँ दोनों संधि भी कर देता हूँ। आपको यहाँ व्यंजन संधि और विसर्ग संधि नहीं है, यहाँ भी आपको लिखकर रखना है क्योंकि क्या है 10वीं कक्षा में आपको यहाँ एक और बार आते हैं, इसलिए यहाँ संधि के बारे में आपको जानना अत्यंत अनिवार्य है। दीर्घ संधि पहले ले लेंगे हम। पहला जो स्वर संधि का प्रकार है दीर्घ संधि के बारे में देखिए। दीर्घ संधि में क्या है, यहाँ सजातीय स्वरों के, दो सजातीय स्वरों के मेल से उसी जाति का दीर्घ स्वर आए तो उसे दीर्घ संधि कहलाते हैं। सजातीय स्वर देखिए अ, आ, यहां सजातीय एक ही तरह दिखने वाले स्वर है। ई, उ, यह सजातीय स्वर है। देखिए यहां नियम क्या कहते हैं, देखिए सजातीय स्वरों के मेल से उसका ही संधि शब्द बना दिए तो उसका ही दीर्घ स्वर आना है। यहां रस स्वर है, यहां दीर्घ स्वर है, यहां रस स्वर है, यहां दीर्घ स्वर है, यहां रस स्वर है, यहां दीर्घ स्वर है। मालूम हुआ? यस, वेरी गुड। इन दोनों के मेल से यहां देखिए मैं फॉर्मूला क्या है, अ प्लस आ बिकम्स आ, उसी जाति का दीर्घ स्वर आना है। अ प्लस अ बिकम्स आ प्लस अ बिकम्स आ प्लस आ, इट विल बिकम आ। कुछ भी आए, यहां कुछ भी आए तो भी यहां दीर्घ स्वर ही आना है, याद रखो। मालूम हुआ? ऐसा मैं मानता हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, दीर्घ संधि पहचानना अत्यंत आसान है। संधि भी मैं मानता हूं हिंदी जो संधि आपके लिए बहुत आसान तरीके से रहने वाले जो संधि कर होते हैं। देखिए पहला जो शब्द देखिए, एक देख लेंगे देवालय। यहां आपको देखना है ज्यादा से ज्यादा पहला शब्द नहीं होते हैं, फिर भी पहला शब्द रहते हैं। लास्ट शब्द और फर्स्ट शब्द करते हैं तो बीच में यदि यहां आकार, ईकार, उकार का शब्द आए तो आप मान सकते हैं वह दीर्घ संधि के लिए उदाहरण बन सकते हैं। यह दीर्घ संधि के लिए उदाहरण बन सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे हम, एग्जाम्पल देखेंगे। मैंने एक और बात कह दिया, इसी तरह ई और ई उ का भी वैसे ही नियम रहते हैं। ई प्लस ई, ई प्लस ई, ई प्लस ई, ई प्लस ई, आपको सभी वहां दीर्घ स्वर ही आना है। आपको याद रहना है दीर्घ स्वर क्या कहते हैं, मतलब दीर्घ संधि में नियम क्या है। यहां हम एक और बात अध्ययन करेंगे। इसका नियम क्या है,
देखिए, जब दो सवर्ण स्वर मिलकर उसी वर्ण का दीर्घ स्वर बनता है तो उसे दीर्घ संधि कहलाते हैं। दो सवर्ण मिलकर आ, it will become R, E, it will become E, U, it will become U। याद रहना, दो सजातीय स्वरों के मेल से उसी जाति का दीर्घ स्वर, इसमें इन दोनों में से दीर्घ स्वर आ है, आ, इन दोनों में से दीर्घ स्वर ई है, ई, इन दोनों में से दीर्घ स्वर ऊ है, ऊ। आपको याद रहना है, उसी जाति का दीर्घ स्वर आए तो उसे दीर्घ संधि कहलाते हैं। एक और जो बड़ा सा बड़ा एक्सप्लेनेशन देना चाहता है, तो दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं यदि अ, आ, ई, उ, या रू के बाद वे ही ह्रस्व और दीर्घ स्वर आए तो उन दोनों को मिलकर क्रमशः आ, ई, उ, रू हो जाते हैं। रू ज्यादा से ज्यादा उपयोग नहीं होते हैं, आ, ई और उ, उसके बारे में जानना अत्यंत अनिवार्य मानता हूं। उदाहरण देखेंगे, उदाहरण को एक देखे तो आपको मालूम हो जाते हैं। देवालय, देखिए देवालय, देवालय, देव प्लस आलय। बच्चों यहां याद रहना है, देव वकार में यहां स्प्लिट किए तो देखिए द प्लस ए प्लस व प्लस अ। याद रहना है, यहां लास्ट कौन सा स्वर है? अ है। यहां देखिए प्लस आ प्लस ल प्लस अ प्लस य प्लस अ। याद रहना है, यहां इन दोनों के मेल से क्या आया है? वकार, आकार आया है। याद रहना, यही है जो नियम कहलाते हैं। देखिए यही नियम है, देव प्लस आलय। यहां देव स्प्लिट किए तो अकार लास्ट में आया, यहां पहला जो अक्षर है आकार है, यहां इन दोनों को जोड़ने से आने वाले जो अक्षर है आ है। आपको याद रहना है, इतना ही डिफरेंस है, आपको करना है। देवालय, देवालय। उसी तरह वहां देखिए समयाभाव, समय प्लस अभाव समयाभाव, हिमा प्लस आलय हिमालय, यथा प्लस अर्थ यथार्थ, विद्या प्लस आलय विद्यालय। उसी तरह और कुछ उदाहरण आकार का देखना है तो समान प्लस अधिकार समानाधिकार, धर्म प्लस आत्मा धर्मात्मा, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, विद्या प्लस आलय विद्यालय। आपको यहाँ उदाहरण है। उसी तरह ई का जो उदाहरण देखना है तो कवि प्लस इंद्र कवींद्र, परि प्लस ईक्षा परीक्षा, मही प्लस इंद्र महींद्र, रजनी प्लस ईशा रजनीशा, लघु प्लस उत्तरा रजनीशा। इतना है। उसी तरह कुछ उदाहरण देखना है तो कवि प्लस इंद्र कवींद्र, गिरी प्लस ईशा गिरीशा, मही प्लस इंद्र महींद्र, रजनी प्लस ईशा रजनीशा। आपको उदाहरण देखना है। उका से कुछ परिवर्तन होता है तो देखिए लघु प्लस उत्तरा लघुत्तरा, भू प्लस ऊर्ध्वा पूर्ध्वा। उसी तरह कुछ उत्तर देखना चाहते हो, लघुत्तरा, सिंधु प्लस ऊर्जा सिंधुर्जा, वधु प्लस उत्सव वधुत्सवा, भू प्लस ऊर्जा भूर्जा। आपको यहाँ उदाहरण है। यहाँ सभी दीर्घ संधि के लिए उदाहरण है। बच्चों एक और विचार है, जो भी उदाहरण मैंने यहाँ वीडियो क्लास में कहा है ना, वो सभी उदाहरण आपको नोट्स में लिख कर रखना है। यही जो आपको आते हैं पुस्तक में जो दिया है वह सभी लिख सकते हो। इसके अलावा जो वीडियो क्लास में एक्स्ट्रा उदाहरण दिया है ना, उसको भी आपको लिखना अत्यंत अनिवार्य मैं मानता हूँ।
उसी तरह गुण संधि के बारे में देखेंगे। गुण संधि क्या कहते हैं? गुण संधि आपको दीर्घ संधि मालूम हुआ ऐसा मैं मानता हूं। दीर्घ संधि इतना इजी है, आपको कोई भी जो हिमालय इसमें पहला कट करना है, लास्ट कट करना है, बीच में यदि आकार ईकार उकार का जो शब्द आए तो उसे आप कह सकते हैं दीर्घ संधि। उसको कहने से पहले आपको स्प्लिट करना है, सही मात्रा में स्प्लिट करना है। स्प्लिट ये समझ लीजिए, मैंने आ ई उ कहा, हिमालय में हिमा प्लस आर। अच्छा यही है, सिंपल लॉजिक है। इसमें आपको लॉजिक समझ लिए तो आसान तरीके से आप यहाँ कर सकते हो। हिमा प्लस आर है हिमालय। यहाँ मैं यह भी नहीं कहता हूँ पहला और अंतिम शब्द कट किए तो आपको यहाँ उत्तर मिलते हैं, ऐसा नहीं। कुछ ऐसे जो उदाहरण भी है उससे पहला शब्द आपको कट करने के लिए जो नौबत नहीं आते हैं, कुछ डिफिकल्टीज आते हैं, वह भी कुछ उदाहरण देने के लिए कोशिश करता हूँ। जैसे स्वागत है, स्वेच्छा है, ये सभी है। थोड़ा देखिए, हम बाद में देखेंगे। आकार इकार, हिमा प्लस आलया हिमालय वैसे है। गुण संधि यहाँ आपको मालूम हुआ ऐसा मैं मानता हूँ। यदि आपको मालूम नहीं हुआ तो प्लीज जब आप स्कूल में आते हैं ना, उस वक्त इसका सविस्तार तरीके से कहने के लिए प्रयत्न करते हैं। जब आप कक्षा में वापस आते हैं उस वक्त डाउट है तो उस वक्त आकर पूछ सकते हैं। गुण संधि जब अ के बाद सामने ई उ और रु आते हैं तो क्रमशः उसके जगह पर ए ओ और अकार बनते हैं, उसे गुण संधि कहलाते हैं। यहाँ देखिए बहुत इजी है, आसान मीन्स आसान है। देखेंगे हाँ, एक और डेफिनेशन देना है तो यदि अ के बाद ई उ और रु आया तो उन दोनों को मिलकर क्रमशः ए ओ और अर्क हो जाते हैं। देखिए गुण संधि बच्चों, गुण संधि के बारे में जानना अत्यंत अनिवार्य है। जिस तरह दीर्घ संधि में दीर्घ स्वर आते हैं, गुण संधि में उसकी गुण ही विशेषता है। सिंपल मीन सिंपल है। पहला शब्द मैंने हिम आलय लिखे, हिमालय बनाते वक्त हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय। देखिए हिम प्लस आलय में हिम यहाँ लास्ट में अकार है, यहाँ आकार है। याद रहना है यह पहला शब्द कहलाता है। इसके प्लस के पहले रहने वाले पहला शब्द, इसके बाद में रहने वाले दूसरा शब्द कहते हैं। मालूम हुआ है ना, मालूम हुआ है ना। अब हम गुण संधि के बारे में देखेंगे। गुण संधि गुणों के बारे में कहते हैं। गुण यहाँ अत्यंत प्राधान्यता दिया जाता है। जिस तरह दीर्घ संधि में दीर्घ स्वर प्राधान्यता है, उसी तरह गुण संधि में गुण। आखिर क्या गुण है यह भी हम देखेंगे। इसके पहले जो शब्द में अ नहीं तो आ रहते हैं, याद रहना है। पहले जो शब्द के अंत में अ नहीं तो आ रहना है। मालूम हुआ, पहले जो शब्द के अंत में स्प्लिट करने के बाद में पहले शब्द के अंत में अ नहीं तो आ रहना है। और दूसरा पद के यदि पहला शब्द ई आया तो उस दोनों को जोड़ने पर एकार आते हैं। यदि पहला शब्द अ ही रहना है और उ आया तो ओकार आते हैं। यहां अ ही रहता है, अ ही रुकार आया तो अकार आता है।
देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अ के बाद में ई आया तो एकार, अ के बाद में उ आया तो ओकार, अ के बाद में ऋकार आया तो अलकार, आदेश आते हैं। आपको याद रखना है, देखना है पहले शब्द के जो अंत में से अ ही रहना है, याद रहना है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं कहता हूं आपको यहाँ उदाहरण के अनुसार ही कहने के लिए कोशिश करता हूं। दूसरा शब्द देखना है, पहला जो शब्द दूसरा शब्द के पहला अक्षर यदि ई आया तो उन दोनों को जोड़ने के बाद में एकार आना है, उ आया तो ओकार आना है, ऋ आया तो अलकार आया तो इसे गुण संधि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गुण संधि कहलाते हैं। उदाहरण, असुंदर उदाहरण, गण प्लस ईश, बनाते वक्त गणेश। बच्चों गणेश यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपको याद रहना है। गण प्लस ईश गणेश, नकार के अंत में देखिए अकार आया है, अकार आया है, यहां ईकार आया है, यहां एकार आया है। मैंने कहा था पहला अक्षर लास्ट में अक्षर, यहां देखिए एकार आया है, बीच में एकार आया है, इसलिए गणेश है। आपको मालूम हुआ? मालूम हुआ? उसके बाद में हम ओकार के बारे में देखेंगे। गणेश हम देखें, देखिए एक और बार कहने के लिए कोशिश करता हूं। गण प्लस ईश गणेश है, अकार आया, एकार आया, एकार आया, आपको मालूम हुआ? ऐसा मैं मानता हूं। यहां देखिए पहला जो अक्षर शब्द में अंत में अकार नहीं तो आकार आना है, अकार आया। दूसरा शब्द के पहले इकार आया, ई नहीं तो इकार आया तो एकार आते हैं, आपको याद मालूम रहना है। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरणों के बारे में देखेंगे। जैसे एक और उदाहरण है सूर्योदय, सूर्योदय में ओकार आया है, देखिए सूर्य स्प्लिट करना है, सूर्य प्लस उदय, यहां देखिए ओकार आया है, अकार लास्ट में उकार, अ प्लस उ इट विल बिकम्स ओ, देखिए अ प्लस उ इट विल बिकम्स ओ, आपको याद रहना है। यहां है गुण संधि, यहां आपको एकार, ओकार और अलकार के बारे में आपको मालूम रहना है। जैसे देव प्लस ऋषि, उसी तरह का एक और शब्द है देव प्लस ऋषि, देवर्षि। देवर्षि यार मालूम रहना है, अकार प्लस ऋकार, अलकार आया, यहां अलकार आया। बच्चों यही है गुण संधि का नियम। आ के बाद में ई आया तो एकार, आ के बाद में उ आया तो ओकार, आ के बाद में ऋ आया तो अलकार के आदेश आया तो उसे क्या कहते हैं? गुण संधि कहलाते हैं। मालूम हुआ ऐसा मैं मानता हूं, मालूम हुआ ऐसा मैं मानता हूं। अरे सुनो, यह है गुण संधि। कुछ उदाहरण को देखना है तो प्लीज देख लीजिए, एक एक उदाहरण कहते जाता हूं। गज प्लस इंद्र गजेंद्र, परम प्लस ईश्वर परमेश्वरा, महा प्लस इंद्र महेंद्र, रमा प्लस ईशा रमेश। उसी तरह ईकार का जो कुछ उदाहरण देखना है तो वीर प्लस इंद्र वीरेंद्र, महा प्लस इंद्र महेंद्र, गणा प्लस ईशा गणेश, लंका प्लस ईशा लंकेश। आपको यह भी उदाहरण है। उकार का जो कुछ उदाहरण देखना है तो वार्षिका प्लस उत्सव वार्षिकोत्सव, जला प्लस उर्मी जलोर्मी, महा प्लस उत्सव महोत्सव, महा प्लस उर्मी महोर्मी। और कुछ ऐसा उदाहरण देखना है तो हिता प्लस उपदेश हितोपदेश, महा प्लस उन्नता महोन्नता, हृदय प्लस उर्मी हृदयोर्मी। इसी तरह कुछ उदाहरण देखना है तो महा प्लस उर्मी महोर्मी। उसी तरह ऋकार के रूप में देखना है तो
सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि, महा प्लस ऋषि महर्षि। उसी तरह यहाँ देखिए सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि, राज प्लस ऋषि राजर्षि। आपको यहाँ याद रहना है। इस यहाँ सभी गुण संधि के लिए उदाहरण है। इसमें भी यदि आपको मालूम नहीं हुआ तो याद रहना है। यहाँ एक और हिंट कहने के लिए कोशिश करता हूँ। 99% यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सही होता है। यहाँ संधि होने वाले शब्द में ಒಂದು ಕೊಂಬು ಇರ್ತದೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಕೊಂಬು ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಕೊಂಬು ಬಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗುಣಸಂಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡುವುದು ಅತಿ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಒಂದು ಕೊಂಬು ಬಂದು ಅದು ನೀವೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸರಿ ಆಗ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗುಣಸಂಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಸಂಧಿ ಮಾಡುವಂಥ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಂಬು ಬಂದಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗುಣಸಂಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸಂಧಿ ಮಾಡುವ ಶಬ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಶಬ್ದವನ್ನು ನೀವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ. ಈಗ ಗಣೇಶ ನಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗಕಾರ ಅಲ್ಲ, ಶಕಾರ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಕಾರವನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ನಕಾರದಲ್ಲಿ ಏಕಾರ ಬಂದಿದೆ, ಒಂದು ಕೊಂಬು ಬಂದಿದೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ಸಿಂಪಲ್. ಯಾವ ಸಂಧಿ ಶಬ್ದವನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಶಬ್ದವು ಒಂದು ಕೊಂಬಿನಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಗುಣಸಂಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಗುಣಸಂಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಗುಣಸಂಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು वृद्धि संधि। वृद्धि संधि बच्चों, वृद्धि संधि जिस तरह गुण संधि है उसी तरह वृद्धि संधि भी है। गुण संधि के बारे में हम चर्चा किए हैं, अब हम वृद्धि संधि के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जिस तरह गुण संधि है उसी तरह वृद्धि संधि भी है। वृद्धि संधि में क्या आते हैं आपको यहां मालूम रहना है। वृद्धि संधि में क्या आते हैं यह आपको मालूम रहना है। ओके, मालूम रहना है तो आपको देखिए वृद्धि संधि में क्या आते हैं। वृद्धि संधि यह भी एक स्वरों के मेल से ही होने वाले एक संधि है। बहुत इजी है। इन 5 संधियों में वृद्धि संधि जैसा इजी दूसरा नहीं है और इसे पहचानना भी बहुत आसान है। मैंने कहा था जिस तरह गुण संधि में ಒಂದು ಕೊಂಬು ಇದ್ರೆ ನೀವು ಗುಣಸಂಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಂಧಿ ಮಾಡುವಂಥ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಂಬು ಇದ್ರೆ ನೀವು ಗುಣಸಂಧಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, वैसे ही दो ऐसा जो ಸಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಕೊಂಬು ಬಂದ್ರೆ, ಎರಡು ಕೊಂಬು ಬಂದ್ರೆ ನೀವೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವೃದ್ಧಿ ಸಂಧಿ ಅಂತ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇದರಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಸೇಮ್ ಗುಣಸಂಧಿ ತರನೇ पहला दो शब्द में, पहला शब्द के अक्षर में, लास्ट अक्षर में अ नहीं तो आ रहते हैं। कौन? अ नहीं तो आ के बाद में प्लस ए, ऐ आया तो ऐकार, ओ औ आया तो औकार। देखना है कि अ आ के बाद में ए ऐ आया तो ऐकार, अ आ के बाद में ओ औ आया तो औकार आए तो यह वृद्धि संधि कहलाती है। बच्चों, यह अत्यंत आसान जो संधियों में एक है। एक उदाहरण देता हूं, आपको मालूम हो जाते हैं। ए का प्लस ए का, यहां क्या आया? एक का। यहां अकार लास्ट में, ए का, यहां ऐ का। मालूम हुआ? अ प्लस ए इट विल बिकम्स ऐ का। आपको याद रहना है, ऐ का के रूप में आया है, यह आपको याद रहना है। उसी तरह हम कुछ उदाहरणों को देखेंगे। यहां वृद्धि संधि पहचानने के लिए आपको कहा मैंने
क्या है, ಯಾವ ಸಂಧಿ ಶಬ್ದವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಸಂಧಿ ಶಬ್ದದ ಸಂಧಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕೊಂಬು ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ವೃದ್ಧಿ ಸಂಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏಕಾರಕ ಸಂಧಿ ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲ, ಕಕಾರಕ ಸಂಧಿ ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲ, ಕೈಕಾರಕ ಸಂಧಿ ಶಬ್ದ. ಸೊ ಈ ಕೈಕಾರಕ ಸಂಧಿ ಶಬ್ದ ಬರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೊಂಬು ಬಂದದ್ದು ಅಂತ ಬಿಟ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವೃದ್ಧಿ संधि ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. उदाहरण को देखना है तो देखिए, एक बार पढ़ता हूँ वह जो डेफिनेशन, यदि अ या आ के बाद में ए आई आए तो उन दोनों के स्थान पर आई, अ या आ के बाद में ओ आया तो उन दोनों के स्थान में स्थान औ हो जाता है. उसी तरह दूसरा डेफिनेशन आप जानना चाहते हैं तो जब अ आ के सामने ए आई ओ आते हैं तो क्रमशः आई और औ बनते हैं. आपको याद रहना है. उदाहरण देखिए, एक प्लस एका एकैका, मत प्लस ऐक्य मतैक्य, सदा प्लस एवा सदैव, महा प्लस ऐश्वर्या महेश्वर्य. उसी तरह कुछ उदाहरण देखना है तो एक प्लस एका एकैका, सदा प्लस एवा सदैव, धन प्लस ऐश्वर्य धनैश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य, परम प्लस औषध परमौषध, महा प्लस औषध महौषध, वन प्लस औषध मनौषध, महा प्लस औदार्य महोदार्य. उसी तरह परम प्लस ओज परमौज, वन प्लस औषध वनौषध, महा प्लस ओजस्वी महोजस्वी, महा प्लस औषधि महौषधि. यह वृद्धि संधि के लिए उदाहरण है. बच्चों, इतना हम आज की कक्षा में पहला दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि के बारे में अध्ययन कर रहे हैं. और आने वाले कक्षा में हम इसका आगे का भाग यण संधि और वैयाकरण संधि के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं. यहाँ कहते हुए आज की कक्षा यहाँ ही समाप्त कर देता हूँ. धन्यवाद.